Hello dear students of class 10th. Very good morning to all of you. Dear students, today we will study the third chapter of English prose, the Ganga. This lesson, the Ganga, is an extract from the Will and Testament of Pandit Jawaharlal Nehru. This lesson shows how Pandit Nehru has expressed his thanks and admiration to the people of India who have showed their affection towards him. He has expressed his attachment and respect towards Ganga by calling Ganga a beloved of her people. After his death, he wanted a handful of his ashes to be thrown into the Ganga at Allahabad, and major portion of his ashes should be scattered over the field of India, so that he becomes the integral part of India. प्यारे विद्यार्थियों, यह जो लेसन हम द गंगा पढ़ने जा रहे हैं, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के विल एंड टेस्टामेंट नामक पुस्तक से लिया गया है। उसका यह एक एक्सट्रैक्ट है और इसमें यह जो पाठ है यह हमें दर्शाता है कि किस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के उन लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है जिन्होंने इनको बहुत सारा प्रेम और लगाव दिया था। उन्होंने इस लेसन में गंगा का वर्णन किया है और गंगा के लिए उन्होंने एक विशेष लगाव व्यक्त किया है, विशेष सम्मान प्रकट किया है और उसके गंगा के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए वो लिखते हैं कि गंगा जो है वो अपने लोगों के लिए बहुत ही प्रिय है और गंगा जो है ये भारत की वर्षों पुरानी सभ्यता और संस्कृति का भी प्रतीक रही है। और जो सबसे खास बात पंडित जवाहरलाल नेहरू इस लेसन में हमें बता रहे हैं, अपने विल और टेस्टामेंट के थ्रू हमें बता रहे हैं कि अगर उनकी मृत्यु फॉरेन कंट्री में होती है तो उनका क्रिमेशन, उनका दाह संस्कार तो विदेश में कर दिया जाए, लेकिन उनकी राख को भारत लेकर आया जाए और उस राख का एक मुट्ठी हिस्सा गंगा नदी में, जो कि इलाहाबाद में प्रवाहित हो रही है, मतलब इलाहाबाद की गंगा में एक मुट्ठी राख प्रवाहित कर दी जाए और जो मेजर पोर्शन बचेगा, उनकी राख का जो मेजर पोर्शन बचेगा उसको किसी भी तरह से प्रिजर्व ना किया जाए, उसको सुरक्षित ना रखा जाए, किसी म्यूजियम में ना रखा जाए, बल्कि भारतवर्ष के संपूर्ण भारतवर्ष के खेतों के ऊपर उनकी राख को बिखेर दिया जाए। इसके लिए चाहे हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़े और चाहे प्लेन की मदद लेनी पड़े, तो उनकी राख को संपूर्ण भारतवर्ष के खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए, जिससे कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की मिट्टी का एक अभिन्न हिस्सा बन सकें। तो चलिए अब हम लेसन में देखते हैं कि वास्तव में इस लेसन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन द गंगा, रिटन बाय फर्स्ट Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. Let's start. I have received so much love and affection from the Indian people. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे भारतवासियों से जो प्यार और लगाव मिला है, that nothing that I to do can repay even a small fraction of it. मैं कुछ भी करके उसका अंश मात्र भी वापस नहीं लौटा सकता हूँ। Indeed, वास्तव में there can be no repayment of so precious a thing as affection. और नेहरू जी कहते हैं कि वास्तव में स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु का रीपे किया ही नहीं जा सकता, स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु का पुनर्भुगतान तो किया ही नहीं जा सकता। Many have been admired, बहुत से व्यक्तियों की यहाँ पर प्रशंसा की गई। Some have been rewarded, बहुत लोगों को रिवार्ड दिया गया, इनाम दिया गया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच अ अबंडेंट मैनर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्मेड बाय इट। तो यहाँ पर नेहरू जी बता रहे हैं कि बहुत से व्यक्तियों की प्रशंसा की गई, कुछ को सम्मान दिया गया, लेकिन भारतवासियों के प्रत्येक वर्ग से, हर एक क्लास से मुझे जो लगाव मिला है उससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हो गया हूँ।
I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, या मैं केवल यही कहता हूँ कि अपने जीवन के बचे हुए शेष वर्षों में रिमेनिंग ईयर्स आई में लाइव, तो अपने जीवन के बचे हुए अभी वर्ष हैं, जितने सालों जिंदा रहेंगे, तो वही कह रहे हैं कि मैं केवल यही कह सकता हूँ कि अपने जीवन के बचे हुए शेष वर्षों में मैं अपने देशवासियों तथा उनके स्नेह के अयोग्य ना हो जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके स्नेह और उनके अफेक्शन के अयोग्य हो जाऊं। तो कह रहे हैं कि मैं वचन देता हूं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपके स्नेह और आपके लगाव के लिए मैं अपने आप को अनवर्दी नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट पैसेज, टू माई अनन्यूमरेबल कॉमरेड एंड कलीग्स। अब यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं कि अपने असंख्य कॉमरेड मीन्स सहयोगियों एंड कलीग्स और सहकर्मियों, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। कह रहे हैं कि जो हमारे सहयोगी हैं, जो कॉमरेड्स हैं और जो हमारे सहकर्मी हैं, जो कलीग्स हैं, उनके प्रति मैं और भी अधिक आभार व्यक्त करता हूँ। डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कह रहे हैं उनके प्रति मैं तो और अधिक आभार व्यक्त करता हूँ। रीज़न क्या है ज़्यादा आभार व्यक्त करने का? वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द ट्रेंड्स एंड सारो व्हिच इनविटेबली अकम्पनी देम। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हम अपने सहकर्मियों और सहयोगियों को बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त क्यों कर रहा हूँ, उनको डीपर ग्रेटिट्यूड क्यों शो कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो बहुत से महान कार्यों में मेरे सहयोगी रहे हैं। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, कह रहे हैं कि वो सब लोग हमारे महान कार्यों में सहयोगी रहे हैं तथा उनसे जुड़े जो विजय हो या दुख के पल हों, हम दोनों ने ही साथ साथ बांटा है। तो इस लाइन को हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। नेहरू जी कह रहे हैं कि टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड एंड कलीग्स आई ओव एन इन डीपर ग्रेटिट्यूड, कह रहे हैं अपने असंख्य सहयोगियों तथा कर्मचारियों के प्रति, सहकर्मियों के प्रति मैं और भी अधिक आभार व्यक्त करता हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्फ एंड सारो व्हिच इनविटेबली अकम्पनी देम। जो बहुत से महान कार्यों में हमारे सहयोगी रहे तथा उनसे विजय, चाहे वो ट्रम्प हो, विजय हासिल हुई हो या हमें दुख झेलना पड़ा हो, दोनों ही परिस्थितियों में हम लोगों ने साथ साथ दोनों परिस्थितियों को साथ साथ बांटे हैं। व्हेन आई डाई, नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मैं मरूं, जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरी शरीर का दाह संस्कार किया जाए, उसका क्रीमेशन किया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, अगर मैं विदेश में मर जाऊँ, फॉरेन कंट्री में किसी बाहर के देश में मर जाऊँ, विदेश में मर जाऊँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरी बॉडी का दाह संस्कार तो वहीं हो जाए, जिस देश में ये मरे उनके बॉडी का दाह संस्कार वहीं पर हो जाए, ऐसा नेहरू जी कह रहे हैं कि मेरी बॉडी का संस्कार तो हो जाए, दाह संस्कार हो जाए, बट माई एसेस सेंड टू इलाहाबाद, लेकिन मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन गंगा, और उसका एक छोटा सा हिस्सा, मतलब इस राख का एक मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, कह रहे हैं कि जो एक मुट्ठी तो गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन जो बाकी का हिस्सा बच जाएगा, जो अधिकांश भाग विसर्जन के बाद बचेगा, उसको आगे बताए गए तरीके से किया जाए। तो कह रहे हैं कि मैनर इंडिकेटेड बिलो, जैसे वो नीचे बता रहे हैं उस तरह से बाकी राख को डिस्पोज किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, कह रहे हैं कि इस राख का कोई भी भाग
यादगार के रूप में, स्मृति के रूप में रखा या संरक्षित ना किया जाए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर नेहरू जी बता रहे हैं कि जो मैं अपनी मुट्ठी भर राख इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित कर दिए जाने की बात कर रहा हूँ, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, कोई इसका रिलीजियस कंसर्न नहीं है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। सो फार एज आई कंसर्न्ड आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। लेखक कह रहे हैं कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, इस संबंध में मेरी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। किसी धार्मिक भावना से नहीं कर रहे हैं कि एक मुट्ठी राख को जो है इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित किया जाए। तो इसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि इसमें हमारी कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं है, धार्मिक हमारी भावना इसमें शामिल नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। अब ये बता रहे हैं कि मैं जो गंगा में फेंकने की बात कर रहा हूँ धार्मिक रीज़न नहीं है, उसका रियल रीज़न क्या है। कह रहे हैं कि आई हैव बीन अटैच्ड टू गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। कह रहे हैं कि मैं बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा एवं यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं और बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, और यह लगाव भी बढ़ता गया। तो लेखक कह रहे हैं कि बचपन से ही मैं इलाहाबाद की गंगा तथा यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया यह लगाव भी अधिक बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेराइंग मूड एज द सीजन चेंज एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मैं तो बचपन से ही जुड़ा हूँ गंगा और यमुना से, क्योंकि इनका जन्म ही इलाहाबाद में हुआ था। तो आगे कह रहे हैं कि जब ऋतु परिवर्तन होता है, जब सीजन चेंज होते हैं, आई हैव वॉच्ड देयर वेराइंग मूड एज द सीजन चेंज्ड। जब सीजन बदलता है तो गंगा का भी मूड बदलता रहता है। तो ऋतु परिवर्तन के साथ मैंने उनके परिवर्तित स्वरूप को भी देखा है, और अक्सर इन्होंने उसमें क्या सर्च किया है, द हिस्ट्री एंड द मिथ। जो हिस्ट्री है, इतिहास है, जो पौराणिक कथाएं हैं, परंपराएं हैं, गीत तथा कहानियों के बारे में इन्होंने सोचा है, जो कि इन्हीं नदियों के साथ युगों से, युगांतर से जुड़ी हुई हैं तथा इनके बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं। तो इस लाइन को मैं एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि ये लंबी लाइन है। यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं आई हैव वॉच्ड देयर वेराइंग मूड एज द सीजन चेंज। ऋतु परिवर्तन के साथ मैंने गंगा जी के परिवर्तित रूपों को भी देखा है। एंड हैव बीन thought of the history and myth and tradition, song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing water। कह रहे हैं कि और अक्सर इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गीतों तथा कहानियों के बारे में मैंने सोचा है, जो कि इन नदियों के साथ युगांतर से जुड़ी हुई हैं तथा इनके बहते हुए जल का, इनका जो फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर्स का एक पार्ट बन गई हैं, एक हिस्सा बन गई हैं। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर इंटरविंड हर रेसिकल मेमोरीज। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जो गंगा है यह विशेष रूप से भारत की नदी है। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया,
जो गंगा है वो विशेष रूप से भारत की नदी है, यहाँ के निवासियों की प्रिय है, बिलव्ड फॉर हर पीपल। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो पीपल हैं, उनके लिए नदी बहुत ही प्रिय है। राउंड विच, जिसके चारों ओर, आर इंटरविंड हर रेसिकल मेमोरीज, जिसके चारों ओर उसकी रेसिकल मेमोरीज हैं, उसकी वंशीय स्मृतियाँ हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाएं हैं और उनका भय भी इसी में शामिल है। हर सॉन्ग्स एंड ट्रम्प, उनके विजय गीत भी शामिल हैं इसी में। हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, और इसी में उनकी विजय एवं पराजय दोनों ही जुड़ी हुई है। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये जो गंगा है वो भारत की युग युगांतर से पुरानी सभ्यता का, सिविलाइजेशन और कल्चर का, सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड एट एवर द सेम गंगा, और भले ही इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, हमेशा परिवर्तनशील रही है, हमेशा प्रवाहमान रही है, परंतु गंगा फिर भी वही है। गंगा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एवर चेंजिंग है, एवर फ्लोइंग है, एट एवर द सेम गंगा, भले ही हमेशा प्रवाहमान रही हूँ, भले ही हमेशा परिवर्तनशील रही हूँ, परंतु गंगा फिर भी वही है, उस गंगा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैली ऑफ हिमालयाज, और ये जो गंगा नदी है वह मुझे हिमालय की पर्वत की बर्फ से ढकी हुई चोटियों तथा गहरी घाटियों को याद दिलाती है। शी रिमाइंड्स मी द स्नो कवर्ड पीक्स, ये हमें स्नो कवर्ड बर्फ से ढकी हुई चोटियों को, एंड द डीप वैली, और गहरी घाटियों को भी रिमाइंड कराती है। और ये गहरी घाटियाँ और स्नो कवर्ड पीक जिसकी चर्चा कर रहे हैं ऑफ द हिमालयाज, वो हिमालय पर्वत की हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो गंगा है वह मुझे हिमालय की बर्फ से ढकी उन चोटियों तथा गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हूँ, जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो, और ये वहाँ के जो नीचे फैले हुए समतल मैदान हैं, तो जो विशाल रूप से फैले हुए मैदान हैं उसका भी स्मरण ये गंगा ही कराती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरे जीवन एवं कार्य को साकार रूप प्राप्त हुआ है, इन सब चीज़ों की याद दिलाने वाली गंगा रिवर ही है। तो अगर हम इसको एक लाइन में, इस पैसेज को हिंदी में एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लाइन बाय लाइन देखते रहिए, मैं उसका हिंदी कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, तो जो गंगा है विशेष रूप से भारत की नदी है, यहाँ के निवासियों की प्रिय नदी है, जिसके चारों ओर जो रेसिकल मेमोरीज हैं, वंशीय स्मृतियाँ हैं, उनकी आशाएं हैं, उनका भय है, उनके विजय गीत हैं, उसकी विजय एवं पराजय भी जुड़ी हुई है इसी से। वह भारत की युग युगांतरों तथा पुराने सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक रही है, हमेशा परिवर्तनशील, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, हमेशा परिवर्तनशील रही है, हमेशा प्रवाहमान रही है, परंतु गंगा फिर भी वही रही है। एट एवर द सेम गंगा, लेकिन गंगा हमेशा वही रही है, भले वो उसका रूप और प्रवाह बदलता रहे। वह मुझे याद दिलाती है, सी रिमाइंड्स मी, तो हमें क्या क्या याद दिलाती है। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि वह मुझे हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई उन चोटियों तथा गहरी घाटियों को याद दिलाती है जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ। गंगा मुझे उपजाऊ और विशाल रूप से फैले हुए मैदानों का भी स्मरण कराती है, जहाँ मेरे जीवन एवं कार्य को साकार रूप मिला है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। Stanza 4. Smiling and dancing in morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery, as the evening shadow fall, a narrow, slow and graceful stream in river, and always roaring things during the monsoon brought
bosomed almost as sea, and which something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on the great ocean of the future. अब पूरा पैसेज ही एक सेंटेंस में है, तो इसको हम तोड़कर पढ़ेंगे. स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट. तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि प्रातः काल के सूर्य के प्रकाश में गंगा दिखती कैसी है. जब सनशाइन होता है तब ये कैसी दिखती है. तो कह रहे हैं कि स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग, और डांस करती हुई, नाच करती हुई गंगा प्रतीत होती है. तो स्माइलिंग एंड शाइनिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट. तो जो गंगा है वो प्रातः काल के सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती एवं नाचती हुई प्रतीत होती हैं. एंड डार्क एंड ग्लोमी, और डार्क और ग्लोमी का प्रतीत होती हैं. फुल ऑफ मिस्ट्री एट द इवनिंग शैडो फॉल्स. और जब संध्या का समय होता है, जब शाम होती है, सायंकाल की जब परछाई फैलती है, तो वह अंधेरी, डार्क, उदास एवं रहस्यों से भरी हुई हो जाती हैं. अ नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन वाटर एंड अ वेस्ट रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून. तो गंगा का अलग अलग जो वेराइंग मूड है, गंगा जो किस तरह से अपना रूप बदलती हैं हर सीजन में. सुबह कुछ और होती हैं, शाम को उनका दृश्य कुछ और है. ठंडी, गर्मी, बरसात और जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, तो उस समय ये किस तरह से अपने वेराइंग मोड में आती हैं, यहाँ पर लेखक ने उसका वर्णन किया हुआ है. तो लेखक बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रातः काल के सूर्य के प्रकाश में तो गंगा मुस्कुराती एवं नाचती हुई प्रतीत होती है. और जब सायंकाल की शैडो आती है, जब इवनिंग शैडो आती है, सायंकाल की परछाई फैलती है, तो वह अंधेरी, उदास एवं रहस्यों से भरी हुई हो जाती हैं. और शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में इनकी स्थिति क्या होती है, यह एक बहुत ही नैरो मीन्स बहुत सकरी हो जाती हैं, और इनकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, मंद गति से ये चलने लगती हैं. और इनकी जो जलधारा है वो बहुत ही आकर्षक जलधारा हो जाती है, बहुत ही स्वच्छ जलधारा हो जाती है. लेकिन मानसून में क्या होता है, मानसून के समय सबको मालूम है कि बारिश के समय में कोई भी नदी हो, उसमें अधिक पानी होने की वजह से उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है. तो निश्चित रूप से गंगा के साथ भी ऐसा ही होगा. तो लेखक बता रहे हैं कि मानसून में एक विशाल और रोरिंग करती हुई, गर्जना करती हुई, और प्रायः समुद्र के समान विशाल वक्ष वाली एवं समुद्र जैसी विनाशकारी शक्ति लिए गंगा मेरे लिए भारत के ऐसे अतीत का स्मृति चिन्ह है जो वर्तमान से जुड़ी हुई है तथा भविष्य के विशाल सागर की ओर बढ़ रही है. तो कह रहे हैं कि जब ब्रॉड बोजम्ड हो जाती है, ब्रॉड बोजम का मतलब चौड़े सीने वाली, बारिश में पानी भर जाता है, इनका आकार बढ़ जाता है, तो उसी को लेखक यहाँ ब्रॉड बोजम्ड कह रहे हैं. और समुद्र की तरह जब उस समय जब देखा जाएगा गंगा जी को, तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है. तो इसलिए यहाँ लेखक कह रहे हैं कि तो समुद्र की जैसी हो जाती हैं. और जिस तरह से समुद्र के पानी में डिस्ट्रॉइंग पावर होती है, वही डिस्ट्रॉइंग पावर, विनाश करने की शक्ति गंगा के पानी में भी हो जाती है. और ये विनाश करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ मानसून सीजन में इनके पास आती हैं. एंड द गंगा हैज़ बीन टू मी सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया. तो लेखक कह रहे हैं जो गंगा है ये हमारे लिए भारत के अतीत का स्मृति का चिन्ह भी है, स्मृति का प्रतीक चिन्ह भी है. और है क्या, रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो कि पास्ट से चल करके अभी प्रेजेंट में भी रनिंग कर रही है. प्रेजेंट में भी ये स्मृतियाँ आज भी चल रही हैं, वर्तमान से जुड़ी हैं. भले ही अतीत के स्मृतियों का प्रतीक चिन्ह हो, लेकिन ये आज वर्तमान में भी जुड़ी हुई हैं. और लेखक कह रहे हैं एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और ये आगे भी जारी रहेगा तथा भविष्य के विशाल सागर की ओर भी यह बढ़ रही है. मतलब गंगा पहले थी और गंगा आज हैं और गंगा फ्यूचर में भी रहेंगी, इनका अस्तित्व बना रहेगा. लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन गंगा अपने स्थान पर बनी रहेगी. And though I have discarded
much of past tradition and custom and annexes that India should rid herself of all shackles that bind the constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the face development of the body and the spirit. अब लेखक आगे का सोच रही हैं कि पहले क्या क्या हमारा समाप्त हो चुका है और आगे क्या क्या चीज़ें अब आने वाली हैं, क्या परिवर्तन होने वाला है फ्यूचर में। तो यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, कह रहे हैं कि यद्यपि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं एवं रीति रिवाजों को त्याग दिया है। बहुत सारे ऐसी रीति रिवाज हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं जिसको अब लोगों ने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, जो काम की नहीं थी, बेकार थी, उन सबको छोड़ दिया गया है। एंड एन एनेक्सियस दैट इंडिया शुड rid herself ऑफ ऑल सेकल्स, और कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ, बहुत ज़्यादा एनेक्सियस हूँ कि भारत उन सभी बेड़ियों को, उन सभी साइकिल्स को, उन सब चीज़ों से वह मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुई हैं तथा उनको गुलाम बनाए हुई हैं। शकल दैट ब्लाइंड एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल एंड सप्रेस, तो जो इस शकल्स हैं, जो बेड़ियां हैं, लेखक कह रहे हैं कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि भारत इन सभी बेड़ियों से स्वयं को मुक्त कर लेगा। जो बेड़ियों की बात कर रही हैं वो क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म को लेकर जो चीज़ें हैं, इन्हीं सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों को बेड़ियों का नाम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूं कि भारत इन सभी बेड़ियों से स्वयं को मुक्त कर लेगा जो उसे जकड़े हुई हैं, उसको बंदी बनाए हुई हैं और उनमें फूट डालती हैं और डेवलपमेंट में बाधा भी पहुंचाती हैं, उन्हें दबा कर रखी हुई हैं और शरीर तथा आत्मा को स्वच्छंद विकास को, फ्री डेवलपमेंट को रोक भी रही हैं। तो लेखक यही कह रहे हैं कि हमने यद्यप बहुत सारे पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों को त्याग दिया है, फिर भी मैं आशा करता हूं कि भारत उन सभी बेड़ियों से भी मुक्ति पा लेगा जो उसे जकड़े हुई हैं तथा बंदी बनाई हुई, उसमें फूट डालती हैं, उन्हें दबा कर रखी हुई हैं तथा शरीर एवं आत्मा के स्वच्छंद विकास को रोक रही हैं। दो आई सीक ऑल दिस एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, करें कि यद्यपि मैं ये सब आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं, परंतु मैं स्वयं को अतीत से पूर्ण रूप से पृथक नहीं करना चाहता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि भले ही हम सारी चीज़ें बदल लें, लेकिन जो हमारा अतीत है, जो पास्ट है, उसको कम्प्लीटली ना कोई बदल दे, पूरी तरह से अचानक परिवर्तन ना हो। ऐसा ना हो कि हम अपनी सारी सभ्यताओं को भूल करके सारे वेस्टर्न कल्चर को अपना लें। तो नेहरू जी यही यहाँ पर कह रहे हैं कि भले ही हम चाह रहे हैं कि चीज़ें बदलें, लेकिन एक अचानक ऐसा चीज़ें ना हो जाए कि सारी की सारी चीज़ें बदल जाएं, हम अपने पूरे पास्ट को भूल जाएं, अतीत को भूल जाएं पूरी तरह से, ऐसा भी मैं नहीं चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड is ours, and I conscious that I too, like all of us, am I link in the unbroken chain which goes back to dawn of history in the memorial past of India, in the immemorial past of India। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हमें पूर्ण रूप से तो अपने पास से पृथक नहीं होना है, पूरी तरह से अलग नहीं है, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है। आई एम प्राउड दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन, तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हमारी जो विरासत है, हमारा जो इनहेरिटेंस है, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और आज भी है। मैं जानता हूँ कि सभी की भांति मैं इस अटूट श्रृंखला का एक हिस्सा हूँ। आई एम रिपीटिंग इट, I am proud of the great inheritance that has been, मैं अपनी उस महान विरासत पर गर्व करता हूँ, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है। और and I am conscious that too like of us, लेखक कह रहे हैं कि आज भी मैं
इस बात को जानता हूँ जिस तरह से सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों की भांति मैं भी इस बात को जानता हूँ। आई एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन विच गोज बैक टू डाउन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरल पास्ट ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि आज भी है, उस चीज़ को मैं जानता हूँ कि सभी की भांति मैं इस अटूट श्रृंखला का एक हिस्सा भी हूँ जो भारत के अविस्मरणीय इतिहास की ओर जाती है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक। तो लेखक कह रहे हैं कि ये जो पास्ट को प्रेजेंट से और फिर प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ने वाली चेन है, जो ये श्रृंखला है, जो कड़ी है, मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो लेखक कह रहे मैं इस श्रृंखला को तोड़ूंगा नहीं। उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं तोड़ना चाह रहे हैं? आई ट्रेजर एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट। तो न तोड़ने का रीज़न बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं उसको संरक्षित रखूँगा क्योंकि मैं इसे अमूल्य मानता हूँ, इसको संरक्षित रखूँगा तथा इससे प्रेरणा भी लेता रहूँगा। And as witness of this desire of mine and as my last homage to India's cultural inheritance, I am making this request that handful of my ashes to be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shore। कह रहे हैं कि अब अपना विल और टेस्टामेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि अपनी इस इच्छा को साक्षी मान करके, जो इनकी इच्छा है कि हम पुरानी परंपराओं को जिंदा रखें, उसको एज एक कड़ी के रूप में मानें, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद। कह रहे हैं कि मैं इस इच्छा को साक्षी मानकर भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, कह रहे हैं कि जो मेरा लास्ट होमेज है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, लाइन छूट गई है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन। कह रहे हैं कि मैं अपनी इस इच्छा को विटनेस मान करके, विटनेस का मतलब होता है साक्षी मान करके, मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। क्या चीज़ व्यक्त कर रहे हैं? एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, लास्ट होमेज के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं एक विनती कर रहा हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट की a handful of my ashes, कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर भाग, थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुंच जाएं, दैट वासेस इंडिया शोर, जो कि भारत के चरण रूपी तटों को धो रहा है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं अपनी इस इच्छाओं को साक्षी मानकर भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं ये विनती कर रहा हूँ कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुँच जाए जो भारत के चरण रूपी तटों को धो रहा है। The major portion of my ashes should be however be disposed of otherwise। कह रहे मेरी राख का अधिकांश हिस्सा, क्योंकि एक ही मुट्ठी जो है वो इलाहाबाद में गंगा में डालने के लिए कह रहे हैं कि मेरी राख का जो अधिकांश हिस्सा होगा उसको कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है वो आगे बता रहे हैं, उसको अदरवाइज कैसे किया जाए। कह रहे हैं कि जो बाकी मेजर पोर्शन ऑफ एसेस होगा उसको डिस्पोज कैसे किया जाना है। I want these to be carried high up into the air in an aeroplane। कह रहे हैं कि जो मेजर पोर्शन ऑफ ऐस है, मेजर पोर्शन जो राख का बचेगा उस अधिकांश हिस्से को किसी वायुयान में रखकर ऊंचाई तक ले जाया जाए, एरोप्लेन में रख कर के उसको
बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाए। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल। कह रहे हैं कि ऊंचाई पर ले जा करके भारत के उन सभी खेतों में उसको बिखेर दिया जाए जहाँ पर यहाँ के जो पीजेंट्स हैं, यहाँ के जो किसान हैं, वो टॉयल का मतलब परिश्रम करते हैं। उन मतलब जो देश की धरती है, जो किसान जिस पे खेती करते हैं, उसके ऊपर उस राख को बिखेर दिया जाए, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि जब ऐसा कर दिया जाएगा, हवाई जहाज़ से ले जा कर के परिश्रम कर रहे किसानों के खेतों में उसको जब बिखेर दिया जाएगा तो होगा क्या? तो कह रहे हैं कि जिससे कि वह भारत की धूल एवं मिट्टी में मिल करके भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन सकें। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली। अब नेहरू जी लिख रहे हैं कि मैंने यह जो वसीयतनामा है, विल है, एंड टेस्टामेंट, यह जो मेरा इच्छा पत्र है, यह मैंने नई दिल्ली में लिखा है ऑन 21 डे ऑफ जून, 21 जून को, 21 जून को द ईयर 1954 को। तो लेकर कह रहे हैं कि मैं यह वसीयतनामा एवं इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून 1954, 21 जून 1954 को लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं से डाउट है, किसी भी पैसेज में आपको मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है, पैसेज का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो निसंकोच आप अपने शेड्यूल टाइम पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।